नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये कांग्रेस का एटीएम है, जबकि केसीआर उनके बारे में कहते हैं कि ये ब्रांड इमेज को तबाह कर रहे हैं। बहरहाल मेरी मुराद है चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर ए रेवंत रेड्डी से। बहुत बहुत आपका खैर मकदम है। पहला सवाल हमारा जो होगा वो ये है कि पॉलिटिक्स में दोस्त दुश्मन हमेशा नहीं रहते, लेकिन आपके सामने अगर मोदी जी को और केसीआर जी को लाया जाए और ये कहा जाए कि इनमें से आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो आप किसको करार देंगे दुश्मन? तो असेंबली चुनाव लड़ना रहे तो केसीआर है, अगर पार्लियामेंट चुनाव लड़ना है तो मोदी जी, क्योंकि केंद्र में अगर सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को गिराना है तो मोदी जी को हराना है, और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो कांग्रेस को जिताना है। तो आज के तारीख में तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रहा है। जी। अच्छा, ये बात बताइए, चलिए मोदी जी की बात आपने कही है कि चलिए अगर अब इलेक्शन पार्लियामेंट्री होते हैं तो मोदी आपका टारगेट है और स्टेट असेंबली के जो हैं वो केसीआर है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मोदी जी हो या बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो बहुत झूठे हैं। तो आपकी नज़र में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा कौन है? हर चीज़ में मोदी जी से कोई भी जीत नहीं सकते ऐसे बातों में, क्योंकि 2014 में ये बात कहा, सरकार बना दिए तो स्विस बैंक में लाखों करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है, पूरा पैसे वापस, काला धन वापस ले आके गरीब के खाता में, जनधन खाता में हर गरीब को 15 लाख देने के लिए वादा किया था। 10 साल खत्म हो चुके। किसानों का इनकम डबल करते बोले, इनकम की बात छोड़ दो, काला कानून लाए और इन्वेस्टमेंट ट्रिपल हो गए। हर गरीब को 2022 में घर देते बोले, आज तक किसी गरीब को घर नहीं दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे बातें वो देते गए। तो आज हंगर इंडेक्स में 125 कंट्रीज़ में 111 पोजीशन इंडिया को है। अपने से भी बेहतर बांग्लादेश, पाकिस्तान है। सो बांग्लादेश, पाकिस्तान में जितना गरीबी है उससे ज़्यादा गरीबी भारत में है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी वो शक्तिशाल भारत है, नहीं तो 5 ट्रिलियन इकानमी, ये सब सारे कहानी बोल रहा है। तो झूठ बोलने में, बार बार झूठ बोलने में मोदी को कोई टक्कर ले ही नहीं सकते। एक बात आपके बारे में ये कही जा रही है कि सारे हिंदुस्तान में एक नाम चल रहा है कांग्रेस का, वो है रेवंत रेड्डी। हर कोई आप पे तवज्जो दिया हुआ है और वजह यह है कि आप हिंदी भी अच्छी बोलते हैं। तो आप ये बताइए कि आगे आपके क्या प्लान हैं? 10 साल तक तेलंगाना सरकार संभालना, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोशिश करना। राहुल गांधी जी एक बार इस देश का प्रधानमंत्री बन गए तो दलित और ट्राइबल और मुसलमानों का और गरीब लोगों का भला हो जाएंगे, बीसी का। तो इसीलिए गरीब लोगों को कुछ मदद मिलना है तो राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो उसमें मैं लगातार काम में लग के रहता हूँ कि जब तक राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हो जाए तब तक मेरा मेहनत रहेगा। एक बात तो ये चल रही है बातचीत मीडिया में भी और पॉलिटिकल सर्कल्स में भी कि अब जैसे हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, फिर अरविंद केजरीवाल का नंबर आया, अब हो सकता है कि अमित शाह डीप फेक वीडियोस के सिलसिले में रेवंत रेड्डी का भी नंबर आएगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो इससे पहले 2014-15 में भी केसीआर साहब ऐसी गलत केसों में मुझे फंसाया, जेल को भेजा। नतीजा निकला, मुख्यमंत्री बन गए। अभी मोदी जी तो क्यों मुझे टारगेट कर रहा है मुझे तो पता नहीं है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्यों मेरे खिलाफ दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट दिया हुआ मुझे भी पता नहीं है। अभी तेलंगाना चुनाव होने के बाद मैं जानकारी करता हूँ क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल से उन लोग क्या सोच रहे हैं मुझे तो पता नहीं। मेरा क्षेत्र है, मेरा प्रदेश है तेलंगाना, इससे बाहर तो हम जाने का नहीं है, हमको कुछ काम नहीं है। मगर वो लोग खुद आकर यहाँ पर कुछ तकलीफ देने के लिए कोशिश की है तो तेलंगाना की जनता तय करेंगे आगे कौन अच्छा है कौन झूठा है। जी। एक बात ये कही जा रही है कि रेवंत रेड्डी ने रिजर्वेशन का मसला छेड़ दिया है, तो क्या आपने छेड़ा है या पार्टी हाईकमान ने आपको कहा था कि रिजर्वेशन के बारे में कुछ कहें? नहीं, मैं अलग, पार्टी अलग नहीं है। पार्टी का जो सोचदार है वो हिसाब से मैं बोलते रहता हूँ। RS है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो एजेंडा है बीजेपी इम्प्लीमेंट कर रहा है। ट्रिपल तलाक हो, 370 आर्टिकल हो, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो, लेकिन नहीं तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसे बहुत सारे मुद्दे RSS एजेंडा को बीजेपी ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अभी आगे संविधान को बदलने का और रिजर्वेशन रद्द करने के 2 ही बाकी पड़ा हुआ है। ये 2 अगले 400 सीट इसीलिए मांग रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का ज़रूरत है। और इसके अलावा भी
8 प्रदेशों में अपोजिशन सरकारों को गिरा दे के भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनवाए कि मोर देन 50% असेंबलीज में भी ये बिल पास होना है। जी। तो इसीलिए उन लोगों का जो एजेंडा है, वो एजेंडा के लिए जो नेता लोग काम कर रहा है, वही बात मैं लोगों को बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। भाई इस बार अगर मोदी जी को वोट दिए तो आपका रिजर्वेशन चला जाएंगे, आपके संविधान को बदलने वाले हैं। तो इसीलिए संविधान बदलने वाले, रिजर्वेशन रद्द करने वाले मोदी जी को वोट दीजिए। संविधान को बचाने वाले और रिजर्वेशन को बचाने वाले कांग्रेस पार्टी और इंडिया कूटमी को वोट दीजिए। तो वो यही नारा, यही बात मैं लोगों के सामने रख रहा हूँ। इसमें ज़्यादा साइंस नहीं है या और कुछ नहीं है। एक बात ये है, आपने इंटरव्यूज़ में आप ये देखे हैं, आपने एक बात कही है कि जो तेलुगु स्पीकिंग है या फिर साउथ की जो है उससे नाइंसाफ़ी हो रही है, और यहाँ पर 42 एमपीज़ है लेकिन एक मिनिस्टर कैबिनेट में है, सेंट्रल कैबिनेट में। तो ये बहुत अच्छी बात, आपने अच्छी बात उठाई है। लेकिन खुद अगर हमारे तेलंगाना में हम कैबिनेट का देखेंगे तो मोहम्मद अली शब्बीर को आपने एडवाइज़र बनाया, कासिम साहब को आपने सेक्रेटरी बनाया, लेकिन कैबिनेट में कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अवाम भी ये सवाल कर रहे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? तो सही है, मगर कोई चुनाव में जीता नहीं है। हम लोग टिकट दे चुके हैं माइनॉरिटीज़ को, तो माइनॉरिटीज़ को टिकट दिए तो कोई जीता भी नहीं। तो इसीलिए आगे हम लोग एमएलसी बना के एमएलसी से अब कैबिनेट में लेने का है, और कैबिनेट में चेक खाली पड़ा हुआ है। तो जिस दिन हमको नंबर मिला, जिस दिन सरकार बनाए थे, उस दिन 10-11 लोगों से हम सरकार बनाए कि अभी आगे कार्रवाई है, आगे हम लोग माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। इसके अलावा भी मैं ओबेदुल्ला कोतवाल को चेयरमैन बनाए, खुसर पाशा जी को चेयरमैन बनाए, ताहिर बिन रामदानी को हम लोग चेयरमैन बनाए, अजमत हुसैन को भी हम चेयरमैन बनाए। तो जितने ज़्यादा अगर आबादी को रिप्रेजेंटेशन दिए, मुसलमान को ज़्यादा मैं रिप्रेजेंटेशन दिया हूँ। तो इसीलिए मेरे लिए हर जाति के लोगों को साथ में लेकर चलने का मेरा जिम्मेदारी है, हर धर्म को लेके अगर आगे चलाने का मेरा जिम्मेदारी है। इसीलिए मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जहाँ पर हो सकता है, जिससे जितना दे सकता हूँ उतना मैं दे चुका हूँ। मेरा पेशी के अलावा भी ऑफिसर्स भी, अब एनर्जी सेक्रेटरी रिजवी है, सदर्न डिस्ट्रीब्यूशन का मुशर्रफ है। ऐसा आप देख, मेरा पेशी में तो आपको मालूम है, आईजी काडर ऑफिसर को सीएमओ में है। तो हर वर्ग के लोगों को मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ। तो मुसलमान को कुछ अन्याय नहीं होने वाले हैं। इवन गवर्नर कोटा में भी हम एमएलसी मुसलमान को दिया हुआ है, आपको पता है। तो इसीलिए हम जब भी मौका मिले उन लोगों का हिस्सा उन लोगों को बराबर देने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल हमारी एक ट्रेडिशन है, हमारी एक रिवायत है, हम प्रोग्राम के आखिर में अपने जो गेस्ट होते हैं उसका एक मैसेज लेते हैं। मैं चाहूँगा कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सीधा सीधा ये मुल्क को बचाना है और संविधान को बचाने का मौका है। आप लोग घर में बैठे तो नहीं होने वाले। आप इस देश के हिस्सेदारी लोग हैं, भागीदारी लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी भी है। आप लोग सब बाहर निकलो, बाहर निकल के वोट दे दो। वोट नहीं दिए तो हम जिंदा है मुर्दा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिंदा है सो हर आदमी जिम्मेदारी से बाहर निकाल के आप वोट दे दो। संविधान को बचाने के लिए, काम को बचाने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप लोग बाहर निकलना है, आवाज़ देना है इस देश को, क्योंकि आज़ादी के लिए आप लोग और सब लोग मिलके लड़कर आज़ादी लिए। ये आज़ादी को बचाने का भी जिम्मेदारी अपना ही है। हम सब मिलकर संविधान को बचाएंगे, देश को बचाएंगे। इस चुनाव में देश के लिए जो खतरा है उनको हराने के लिए आप लोग आगे बढ़ना है। बहुत प्यारा मैसेज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे और हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।